आरक्षण को लेकर फिर से एक बार बहस छिड़ी हुई है बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि किसी ना किसी मुद्दे में हमारे देश के अंदर लगातार आरक्षण को लेकर के बहस लगी रहती है। तो एक बार फिर ये विवादों में है। और विवादों में क्यों है? क्योंकि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो आईएएस किड्स रिजर्वेशन रूल्स के नाम से फेमस हो रहा है कि जो आईएएस पीसीएस के जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। यही मामला यहाँ पर पूरा चल रहा है। सारा स्टेप बाय स्टेप आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं क्या रीज़न है। तो वैसे ये जो हियरिंग चल रही थी, आपने देखा कि अभी पिछले कुछ समय पहले जो आपका क्रीमी लेयर ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाला फंडा था, उस पर हियरिंग की जा रही थी, जिसके चलते हियरिंग के दौरान ये बातें कही जो कि आपका आईएएस किड्स रिजर्वेशन रूल के नाम से फेमस हुआ कि यहाँ पर जो आईएएस पीसीएस के बच्चे हैं भाई, आईपीएस और आईएएस के, चाहे वो किसी भी कैटेगरी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो आपका ओबीसी है उसमें भी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर आपका इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर आपका जो नहीं है वो अभी भी आपका जो एससी और एसटी की कैटेगरी के अंतर्गत ऐसा डिवाइडेशन नहीं किया गया है। तो उसी की रिगार्डिंग में से काफ़ी केसेस वगैरह आए हैं, मामला उस पर चल भी रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, उसको बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आज इस वीडियो में आपको हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ओबीसी का ले लेते हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। अभी कुछ में पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में कहा था कि जो रिजर्वेशन है ना, वो इनकम के आधार पर ही नहीं मिलना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनकी जो स्टेटस है, जो उनका रेपुटेशन है, उसके अकॉर्डिंग भी मिलना चाहिए कि भाई समाज में उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि हमने देखा कि जो आर्टिकल 15 है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे, आर्टिकल 16 में अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉर्मली आपका जो रिजर्वेशन है वो किस ग्राउंड पर दे रहे हैं, वो दे रहे कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजातियाँ, वहाँ पर वो इकोनॉमिक आपको आर्थिक आधार पर नहीं दे रहे। तो इनका मतलब क्या है कि ये वो इन जातियों को एक समान स्टेटस समाज में मिलना चाहिए। लड़ाई इस चीज़ की, रिजर्वेशन इस चीज़ का है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने केस में ये बात कही कि इनकम ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं उनकी समाज में प्रतिष्ठा क्या है वो भी रिजर्वेशन का ग्राउंड्स तय करती है। फिलहाल यहाँ देखिए बात सिंपल है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आय नहीं, पद और प्रतिष्ठा है मुख्य आधार। किसका? नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर कौन है भाई? यानी कि जिनका समाज में क्या है, पद और प्रतिष्ठा कम है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ओबीसी के अंदर जो डिवाइडेशन हुआ था 1992 का, इंदिरा साहनी का मामला आया था, और इसमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को जन्म हुआ था इसका। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा केस है जो मील का पत्थर है आपके रिजर्वेशन के मामले में, जिसको मंडल केस के नाम से, आयोग केस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कोई एक ही बात नहीं दोहराई गई थी, बहुत सारी फैक्टों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि हम यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं बता सकते हैं। बट उन्होंने सिंपल लिख दिया कि लाइन में कि यह आपका, अगर हम ओबीसी के अकॉर्डिंग देखें तो क्रीमी लेयर की अवधारणा का जन्म हुआ इस केस में। और अभी यहाँ बिल्कुल ये जो मैं बात कर रही थी वही है कि अभी मार्च 2026 में ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्लियर किया था कि क्रीमी लेयर का जो प्राथमिक स्टेटस है ना, वो केवल इनकम से नहीं आएगा, बल्कि उनका जो पद और प्रतिष्ठा है, ना कि ये कह रहे कि अकेला आप जो है विशुद्ध रूप से आए, यानी कि आप अकेले इनकम को यहाँ पर ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। इसमें आपका जो पद है और जो प्रतिष्ठा है, उन दोनों को यहाँ पर ग्राउंड बनाया जाएगा। आगे यहाँ की इस दिशा निर्देश में क्या कहा कि ग्रुप ए या क्लास 1 अधिकारियों जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हैं, इनके बच्चे जो फर्स्ट डे है ना, उसी से क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन के दायरे में आ जाएंगे। और निजी क्षेत्र में या फिर जो आपके असंगठित व्यवसाय हैं उनमें काम करने वाले पेरेंट्स के लिए भी आर्थिक नियम लागू होता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ की बात यह है, क्योंकि मोस्टली आप लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो समझ जाएं कि यहाँ पर जो, अगर हम इकोनॉमिक चीज़ को देखें कि भाई क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाए नहीं रखा जाए, इनकम को कैसे यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इनकम जो है एनुअल आपकी 8 लाख डिसाइड की है। लेकिन कैसे की है कि भाई 1 साल से नहीं डिसाइड की, भाई 1 साल से आप निर्धारित कर लोगे कि अगर जो माता पिता की एनुअल इनकम है ना, वो कंटिन्यू
3 ईयर से, यानी कि लगातार 3 सालों से 8 लाख से अधिक रह रही है। भाई पता चला इस बार अच्छा काम हो गया तो 8 लाख से ज़्यादा इनकम चलेगी, ठीक है, लेकिन पता चला बेचारों को अगले साल काम नहीं हुआ ठीक से तो कम हो गई, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है 1 साल। इन्होंने कहा कि अगर लगातार 3 साल से 8 लाख से ज़्यादा जा रही है तो उम्मीदवार फिर क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको 27 जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसका पात्र वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। और ये 8 लाख रुपए जो है ना, अगर वो कैंडिडेट अगर खुद कुछ कमा रहा है ना, कुछ कहीं थोड़ा बहुत अगर एग्रीकल्चर से या कोई रेगुलर कहीं पर्सनल कोई जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा, केवल ये पेरेंट्स की इनकम है, याद रखिएगा। आगे अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है SC/ST आपका श्रेणियाँ। अब यहाँ पर भी उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर की बहस चल रही है। अभी ये आपका लागू नहीं है, मैं आपको बता दूं, और लेकिन ये काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इस चीज़ को लेकर के, ये आपको जानना चाहिए इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओबीसी के विपरीत जो आपका SC/ST उसके लिए रिजर्वेशन का जो ढांचा है वो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नहीं है, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ें हैं कि भाई सदियों से हमारे समाज में जो अस्पृश्यता चली आ रही है, भेदभाव चला आ रहा है, लोगों का बहिष्कार चला रहा है, उसको यहाँ पर दूर करने के लिए है। और इसमें आपका जो है 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया क्रीमी लेयर के लिए लागू बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आय नहीं देखी जाएगी भाई, यहाँ समाज में उसकी स्थिति कि किस तरीके से उसका बहिष्कार हो रहा है, लोगों की सोच हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है। अब यहाँ हाल ही में जो मैटर अभी फिलहाल ये चल रहा है जिसमें सारी चीज़ें आई हैं, वो 7 जजों की संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक डिसीजन के बाद इस परिदृश्य में बदलाव आया है। और मेनली यहाँ पर मामला चल रहा है कि भाई जो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर दूसरा ये चल रहा है कि जो SC और ST है ना, उनके अंदर भी उपवर्गीकरण होना चाहिए, वो संवैधानिक अधिकार है, ताकि वंचित जो लोग हैं ना वो अधिक से अधिक पहुंच सकें। क्योंकि भाई ये एक मानो ये SC/ST कैटेगरी का एक व्यक्ति है, लेकिन स्थिति इसके घर पहले से मतलब एक ठीक ठाक स्थिति में था, फिर यहाँ पर किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी छोटी, उसने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसकी बड़ी जॉब लगी, वो IAS या IPS या IPS बन गया। उसके बाद ये एक बेचारा छोटा SC/ST का व्यक्ति है, मजदूर है, ज़्यादा नहीं कमा पाता, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन धीरे धीरे परिवार में थोड़ा बढ़ती गतिशीलता है, ये सोचते कि भाई अपने एक बच्चे को एजुकेटेड कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, ताकि स्थिति हमारी चेंज हो जाए। अभी अपने किसी बच्चे को जो यहाँ पर मान लीजिए कि प्रिपरेशन करा रहे हैं कि भाई उसे हम IAS बनाएंगे UPSC की। अब ये बताओ कि जो परिवार पहले से वेल सेटल है, लगभग 2-3 पीढ़ियों में पहले से गवर्नमेंट जॉब चली आ रही है, वो भी एक बच्चा यहाँ पर उसी में फाइट कर रहा है आपका, और ये बच्चा जो पहला बच्चा इस फैमिली का जो स्टडी के लिए निकला है, जो पहली बार UPSC दे रहा है, अब आप इनका कंपेरिजन कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये पहले एजुकेशन का, क्योंकि पहले से कितने ज़बरदस्त स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, उसे स्टार्टिंग से बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, बल्कि उसको नहीं मिल रही है, उसको घर से भी अच्छा एटमॉस्फेयर है, बाहर एजुकेशन भी है, सब है, अब इसको नहीं है, ये सेल्फ स्टडी कर रहा है, पैसे की कमी, अच्छी किताबें समय पर नहीं मिलती। अब ये बताइए, अगर आप इसको भी रिजर्वेशन दे रहे हो उसी श्रेणी में और इसको भी रिजर्वेशन दे रहे हो उसी श्रेणी में, तो आप कैसे समझ जाओगे किसका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा भाई। तो वास्तव में ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपने हिसाब से अलग अलग होता है, वो चीज़ अलग है यहाँ पर। अब बाकी SC/ST में क्रीमी लेयर अभी ये हुआ नहीं है, बट इन्हीं चीज़ों को लेकर के बात चल रही कि न्यायाधीशों ने अभी रेखांकित किया कि SC और ST जो श्रेणियां हैं उनके भीतर क्रीमी लेयर की पहचान की जाए और उन्हें बाहर करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित होना चाहिए, ताकि वो लोग जिनके आरक्षण का लाभ उन लोगों तक वास्तव में पहुंचे जिनके पास सामाजिक पूंजी का अभाव है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि EWS और PWD के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिजर्वेशन मिलता है, फाइनेंशियल सीमा और आपके जो PWD हैं उनको शारीरिक क्षमता का कोटा यहाँ पर दिया जाता है। ये आपका बाद में जुड़ा गया है 15(6) और आपका 16(6) है, ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन 10% आरक्षण है EWS के लिए। और यहाँ पर अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर भी परिवार की जो सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम अगर होगी तो ही इनको मिलकर, साथ ही कृषि भूमि, आवासीय भूखंड के स्वामित्व को लेकर भी यहाँ पर कुछ सीमा रेस्ट्रिक्शन आपके किए गए हैं। ये फिर आपका दिव्यांग कोटा है, और यहाँ पर इनको जो है जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें 4% का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इनके लिए डिक्लेयर यहाँ पर किया गया है। और ये सभी ये जो कैटेगरी है इनके लिए आपका वर्टिकल, ठीक है। ये कितना होगा? 40% जो आपका दिव्यांगता प्रमाणित होनी ज़रूरी है, 40% होना ज़रूरी है। बाकी डोमिसाइल के अकॉर्डिंग भी मिलता है, हम लोग जानते हैं कि भाई हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये बिल्कुल देता भी है हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहा है भाई, क्योंकि हर क्षेत्र जो है एक जैसी स्थिति में नहीं होता। तो वो जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उनको पावर दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई अब आपने जो है क्षेत्रों को यहाँ पर क्या करने के लिए, अपने एरिया को, अपने राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए, विकसित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिजर्वेशन जो है निवास स्थान के आधार पर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। और रिजर्वेशन का जो फंडा है भाई बहुत कहते हैं कि टेढ़ा है एक तरीके से, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया, क्योंकि ख़त्म हो भी नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें परिवर्तनशील है, सोसाइटी डायनेमिक है, हम एक जगह स्थिर नहीं है, चेंजेबल है। तो उसी तरीके से आप इस चीज़ को भी स्थिर करके नहीं रख सकते हो। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वास्तव में जो चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से, ओबीसी के अंदर इंदिरा साहनी के मामले में क्रीमी नॉन क्रीमी के दायरे को आपका इंक्लूड किया गया था, कि इस तरीके से SC/ST में भी फटाफट ऐसा कोई रूल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जैसा चला चलने देना चाहिए। आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।